हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट पेपर 1 यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में देख रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। रिसर्च डिज़ाइन, अनुसंधान का विकल्प या शोध डिज़ाइन, ये जो है अनुसंधान प्रक्रिया का थर्ड जो स्टेप है वो जो रहता है वो है। तो रिसर्च डिज़ाइन बेसिकली क्या होता है, शोध की रूपरेखा तैयार की जाती है इसमें। मतलब जो रिसर्च किस प्रकार से करना है उसकी पूरी रूपरेखा, मतलब एक प्लानिंग की जाती है। शोध को क्या सही दिशा में ले जाने के लिए और उसके जो उद्देश्य उनको प्राप्त करने में ये मदद करता है। बेसिकली ये एक रिसर्च के हर स्टेप की, हर कदम की योजना बनाना, ताकि क्या होगा कि अनुसंधान की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से, व्यवस्थित तरीके से और नियंत्रित तरीके से पूरी हो सके, है ना। इसके द्वारा ताकि क्या इस प्रक्रिया के दौरान जो भी मतलब जो रिजल्ट हो, अनुसंधान के जो निष्कर्ष हो वो सटीक और विश्वसनीय हमें प्राप्त हो। तो अनुसंधान प्रक्रिया के सोपान में यह तृतीय वरीयता क्रम में है। सरल शब्दों में अभिकल्प का अर्थ योजना अनुसार कार्य करके संपूर्ण अनुसंधान पर नियंत्रण करना है। करलिंगर के अनुसार अनुसंधान अभिकल्प खोज की वह योजना, संरचना तथा व्यू है जिसके माध्यम से अनुसंधान प्रश्नों के उत्तर को प्राप्त किया जाता है तथा चरत्व पर नियंत्रण किया जाता है। अनुसंधान अभिकल्प के दो मूल उद्देश्य होते हैं: अनुसंधान में उठाए गए प्रश्नों व उत्तरों, समस्याओं के उत्तर अथवा समाधान को ढूंढना, और अनुसंधान के द्वारा संभावित त्रुटियों को नियंत्रित किया जाता है जिसमें अनुसंधान के निष्कर्ष अधिक विश्वसनीय एवं वैध हो। तो अनुसंधान अभिकल्प के उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य तो क्या है कि जो शोध के दौरान उठाए गए प्रश्न है या समस्या है उनको उनके उत्तर प्राप्त करना होता है ना, कि क्या जो भी समस्या है उसके आंसर की ओर हम जाते हैं। अनुसंधान अभिकल्प ये सुनिश्चित करता है कि इन प्रश्नों को हल करने के लिए सही विधि और प्रक्रिया क्या होगी, मतलब उसका पालन किया जाए, इस प्रकार ये डिसाइड करता है। और दूसरा इसका उद्देश्य है त्रुटियों का नियंत्रण करना। जो शोध के दौरान संभावित त्रुटियां हैं उस पर नियंत्रण रखा जाए ताकि प्राप्त निष्कर्ष जो हो वो विश्वसनीय और वैध हो। ठीक है, तो जो भी गलतियां हो रही, जो भी है उस पर नियंत्रण रखना है, इसका दूसरा उद्देश्य होता है। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि अगर जो रिसर्चर है वो जानना चाहता है कि कोई विशेष जो शिक्षण पद्धति है का छात्रों को सीखने की जो क्षमता पर कैसा प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, ये जानना चाहता है ना। मतलब क्या कोई विशेष जो शिक्षण पद्धति है छात्रों की सीखने की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है, तो इसके लिए अनुसंधान अभिकल्प तैयार किया जाएगा। तो यहाँ शोध प्रश्न ये होगा कि क्या इंटरेक्टिव जो शिक्षण पद्धति है पारंपरिक शिक्षण पद्धति की तुलना में बेहतर परिणाम देती है। हमारा जो शोध प्रश्न, जो समस्या आएगी कि जो इंटरेक्टिव हम जो टीचिंग मेथड यूज कर रहे हैं वो जो पारंपरिक जो टीचिंग मेथड थी उसके तुलना में बेहतर है क्या, है ना। ये क्या बेहतर परिणाम देती है ये जानना है। अब यहाँ पे हम क्या योजना, विकल्प की क्या योजना बनाएंगे? दो शोधकर्ता क्या करेगा, दो समूह बनाएगा। एक समूह को इंटरेक्टिव शिक्षण पद्धति की तरह से पढ़ाया जाएगा और दूसरे को पारंपरिक पद्धति के तरह। और यहाँ वेरिएबल्स का नियंत्रण होना चाहिए, मतलब जो सभी जो अन्य सभी कारक होंगे ना वो समान रखा जाएगा। कैसे? जैसे शिक्षक का अनुभव दोनों तरफ समान, दोनों ग्रुप में सेम होना चाहिए, अध्ययन सामग्री सेम होगा, छात्रों की पृष्ठभूमि भी एक जैसी होगी, बस शिक्षण पद्धति है वो अलग अलग होगी जिससे हम शिक्षण पद्धति का प्रभाव देख सकें। ठीक है, अब त्रुटियों का नियंत्रण भी इसका एक उद्देश्य होता है। तो यहाँ ये सुनिश्चित करेंगे कि क्या अन्य कारण से परिणाम प्रभावित तो नहीं हो रहे हैं। जैसे कि छात्रों की व्यक्तिगत पूर्व जानकारी, जैसे अब नॉलेज पे भी तो डिपेंड है। अगर ऑलरेडी उसको अच्छे से सब पता है तो उसको समझने में दिक्कत नहीं आएगी, और जिसको जहाँ कुछ भी नहीं पता है वो उसको समझने में दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे ऐसी त्रुटियों पे भी ध्यान देंगे। अलग अलग कक्षाओं का वातावरण देखेंगे, है ना। तो यहाँ पर बेसिकली ये देखा जाएगा कि दोनों समूह के छात्रों का समान पृष्ठभूमि होना ज्यादा आवश्यक है। तो इस प्रकार से हम एक अभिकल्प की योजना करेंगे, उस पे जो उसके वेरिएबल्स है उनका नियंत्रण करेंगे, त्रुटियों का नियंत्रण करेंगे। मतलब सीधा सा है, जो अनुसंधान अभिकल्प है वो ये देखेगा कि शोधकर्ता जिस प्रश्न का उत्तर पाना चाहता है ना वो उसको
उस चीज उस उत्तर को मतलब उस सॉल्यूशन को व्यवस्थित रूप से वो पा सके, है ना, व्यवस्थित रूप से हल कर सके, हो सके, और जितनी भी त्रुटियां आ रही है रिसर्च में उसको नियंत्रित कर सके, ताकि जो भी हमें निष्कर्ष मिलेगा, जो भी रिजल्ट मिले वो विश्वसनीय हो। अब अगर आप देखना चाहेंगे जो रिसर्च डिजाइन है और रिसर्च हाइपोथेसिस, मतलब अनुसंधान अभिकल्प और अनुसंधान परिकल्पना जो है वो, मतलब उसमें क्या भिन्नता है, कैसे भिन्न होगा वो। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं जो रिसर्च डिजाइन है, अनुसंधान अभिकल्प है, ये क्या होगा, एक पूरी तरह से योजना या ढांचा होता है एक तरीके से अनुसंधान के लिए, जो अनुसंधान की प्रक्रिया को एक डायरेक्शन देता है ना, और ये सुनिश्चित करता है कि जो अनुसंधान के प्रश्न है उनका सही समाधान मिल सके। ठीक है, इसमें अनुसंधान के लिए आवश्यक चरणों, उपकरणों जो है, तरीकों की इनकी योजना बनाई जाती है, ताकि निष्कर्ष जो हो वो विश्वसनीय और सटीक मिले। ठीक है, सीधा सा ये है कि व्यवस्थित रूप से नियंत्रित करना है अनुसंधान प्रक्रिया को, ताकि निष्कर्षों को वैध और विश्वसनीय बना सके। तो इसको उदाहरण से समझते हैं कि अगर कोई शोध करना चाहते हैं कि कोई विशेष जो दवाई है ना, उसका शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो अनुसंधान अभिकल्प जो डिजाइन में क्या तय किया जाएगा कि कितने लोगों पर इस औषधि का परीक्षण किया जाए, कौन सी खुराक दी जाएगी, कौन सी विधि का उपयोग किया जाएगा, है ना, और परिणामों को कैसे मापा जाएगा। ये रिसर्च डिजाइन सीधा सा बोलता है कि हमको कितने लोगों पे करना है इसका परीक्षण, कितनी मात्रा देनी है। ठीक है, ये सब हमने इसमें प्लानिंग कर ली डिजाइन में। और अब रिसर्च हाइपोथेसिस क्या है, तो हाइपोथेसिस क्या है कि जो शोध करता है कि अनुसंधान प्रक्रिया के स्टार्टिंग में क्या एक अनुमान या धारणा प्रस्तुत करता है, जिसमें क्या होगा कि संभावित उत्तर, मतलब संभावित है, ये निष्कर्ष का अनुमान लगाया जाता है जो अनुसंधान के दौरान जांचा जाता है ना, उसको जांचेंगे हम और फिर निष्कर्ष निकालेंगे ना। और अनुसंधान के दौरान एक मतलब अनुमानित उत्तर या संभावित समाधान को क्या करना है, हमें सत्य साबित करना है या अस्वीकार करना है। अगर इसी औषधि वाले उसको हम देखते हैं, तो यहाँ अनुसंधान की जो परिकल्पना हाइपोथेसिस है क्या हो सकती है कि जो दवाई है रोगियों के रक्तचाप को कम करती है, ये हमने एक परिकल्पना बनाई है इसमें। तो अब इस परिकल्पना को सत्यापित करने के लिए अनुसंधान किया जाएगा। यदि शोध के परिणाम इस परिकल्पना का समर्थन करते हैं तो ये स्वीकार किया जाएगा, अन्यथा इसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। ठीक है, तो सीधा सा जो अंतर है इसमें कि जो रिसर्च डिजाइन जो होता है वो योजना बनाता है, रूपरेखा बनाता है अनुसंधान के लिए। ठीक है, और वहीं पर रिसर्च हाइपोथेसिस क्या करता है कि जो एक अनुमान देता है या धारणा बताता है कि इस अनुसंधान से हमें क्या, मतलब क्या अनुमान है, क्या उत्तर होगा, क्या निष्कर्ष होना चाहिए। और जो अभिकल्प है वो व्यवस्थित और नियंत्रित करता है अनुसंधान प्रक्रिया को, और जो परिकल्पना है वो केवल अनुसंधान में जांचे जाने वाले प्रश्न या अनुमान होते हैं ये। और अनुसंधान में रिसर्च में क्या होगा, जो प्रश्नों का सही समाधान और निष्कर्ष निकाला जाता है। और यहाँ हाइपोथेसिस में जो होता है अनुसंधान के माध्यम से किसी अनुमान की पुष्टि या खंडन करना होता है। ठीक है, तो ये सीधा सा दोनों में डिफरेंस था। इसको चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे अगर हम किसी अध्ययन से ये जानना चाहते हैं कि जो शहर के छात्र हैं और ग्रामीण के छात्र जो है उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों में क्या अंतर है, ये हम ये जानना चाहते हैं ना। तो यहाँ हम परिकल्पना क्या बना सकते हैं कि शहरी छात्रों की जो शैक्षणिक उपलब्धियां हैं वो ग्रामीण छात्रों से बेहतर होती है। ठीक है, अब अनुसंधान इस परिकल्पना को सत्यापित करेगा कि ये सही है या नहीं है। तो ये हमने एक अनुमान लगाया, संभावित उत्तर बनाया, निष्कर्ष निकाला संभावित कि ये हो सकता है ना। अब इसको हम रिसर्च पूरी करके सत्यापित करेंगे कि सही है या नहीं। वहीं पर जब अगर डिजाइन की बात करते हैं अनुसंधान अभिकल्प की, तो यहाँ पर इस अध्ययन की योजना बनाएगा वो। हमने ये बता दिया कि अब हमको एक दिशा मिल गई कि अध्ययन किस वे में करना, तो यहाँ उस अध्ययन की योजना बनाएंगे। जैसे कि डाटा का जो है नमूने का चयन करना है, डेटा सैंपल वगैरह लेना है ना, डेटा संग्रहण की विधि क्या होगी, डाटों का जो डाटा है, आंकड़े हैं, उनका विश्लेषण करना, ये सब जो उसकी एक योजना बनाई जाएगी किसमें, अभिकल्प के तहत। ठीक है,
तो सीधा सा जो अभिकल्प होती है एक मतलब उस पूरी प्रोसेस की योजना बनाना होता है, और परिकल्पना जो होती है एक अनुमान होता है जिसकी हम आगे जाके जांच करेंगे रिसर्च के माध्यम से। ठीक है, तो ये दोनों में बेसिकली अंतर होता है। चलिए नेक्स्ट है न्यादर्श अथवा प्रतिदर्श सैंपल। तो पहले हम समझते हैं कि न्यादर्श होता क्या है। तो न्यादर्श जो होता है मतलब प्रतिदर्श या सैंपल एक छोटा समूह होता है जिसे अनुसंधान में पूरी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना जाता है। मतलब जब हम अनुसंधान कर रहे हैं तो हम पूरी जनसंख्या का अध्ययन जो कर नहीं सकते ना, व्यवहारिक नहीं होता है कि आप एक एक जनता के पास मतलब पूरी टोटल जनसंख्या के बारे में डाटा कलेक्ट करें। तो यहाँ क्या किया जाता है कि एक उस जनसंख्या का एक छोटा समूह लिया जाता है जो पूरी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है ना, और उसके आधार पर हम हमारा रिसर्च वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा जो सैंपल चुना जाता है वो जनसंख्या की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, इसका मेनली उद्देश्य क्या होता है कि समय और संसाधनों की बचत करना होता है। अगर पूरी जनसंख्या का अध्ययन करेंगे तो उसमें समय ज्यादा लगेगा, पैसा ज्यादा लगेगा, है ना। तो यहाँ पूरी समय और संसाधनों की दृष्टि से क्या होगा, अगर पूरी जनसंख्या का हम अध्ययन करेंगे तो समय भी ज्यादा लगेगा, संसाधन भी ज्यादा लगेंगे और ये महंगा होगा। ठीक है, तो एक उचित न्यायाधीश का चयन करके हम क्या करेंगे, शोधकर्ता कम समय और कम संसाधनों में अनुसंधान कर सकता है। फिर परिणामों की सटीकता बढ़ाना, है ना। तो एक प्रतिनिधि न्यायाधीश सही तरीके से चुना जाए तो ये सुनिश्चित करता है कि निष्कर्ष पूरी जनसंख्या के लिए लागू किया जा सकता है। इसमें परिणाम सटीक और विश्वसनीय होते हैं। ये संपूर्ण जनसंख्या के प्रतिनिधित्व में सहायता करता है। तो जब हम सैंपल लेते हैं उसका उपयोग शोधकर्ता पूरी जनसंख्या के बारे में निष्कर्ष निकाल सकते हैं, है ना। मतलब पूरा हर व्यक्ति का अध्ययन किए बगैर ही हम क्या कर सकते हैं, पूरी जनसंख्या के बारे में निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो ये शोध की प्रक्रिया को सरल और सुचारू बनाता है। अब शोध प्रक्रिया में जो सैंपल है उसकी क्या भूमिका होती है ना। तो पहले क्या करेगा, शोधकर्ता तय करता है कि जनसंख्या से किस प्रकार का सैंपल चुना जाएगा, जैसे रैंडम सैंपल, है ना, सिस्टमेटिक सैंपल, स्ट्रेटिफाइड सैंपल। ये इस तरीके से मतलब पहले तो ये डिसाइड करेंगे कि किस प्रकार का हमको सैंपल चाहिए, फिर उस प्रकार से हम डेटा संग्रह करेंगे, है ना, क्योंकि ये ताकि पूरी जनसंख्या के बारे में निष्कर्ष निकाला जा सके, इसलिए हम उससे रिलेटेड डेटा निकालेंगे। अगर मान लीजिए हम किसी कॉलेज के 1000 छात्रों के बीच पढ़ाई की आदतों का अध्ययन करना चाहते हैं, मान लीजिए, तो हम मान लो 1000 सबका तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन 100 छात्रों का एक न्यायाधीश चुन सकते हैं और उनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर डेटा का विश्लेषण किया जाएगा, डेटा संग्रह हो जाएगा, उसके बाद डेटा का विश्लेषण किया जाता है, इसके आधार पर निष्कर्ष निकाला जाएगा और इस प्रकार ये पूरी जनसंख्या पर लागू किया जा सकता है ना। लेकिन सैंपल भी जो निकाला जाएगा वो सही तरीके से निकाला जाएगा, ऐसा ही नहीं, हमारा एक क्राइटेरिया होगा, उसके अकॉर्डिंग ये निकाला जाएगा। तो यहाँ सीधा से ये अर्थ समझिए कि सैंपल क्यों जरूरी है हमें शोध प्रक्रिया में, कि हम पूरी जनसंख्या, अगर हम कोई सर्वे कर रहे हैं या कोई अनुसंधान कर रहे हैं किसी टॉपिक पे और वहां हमें पर्टिकुलर डाटा कलेक्ट करना है किसी एरिया से या किसी जैसे जनसंख्या के बारे में ही, तो हम पूरी जनसंख्या का डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एक व्यवस्थित रूप से जो प्रतिनिधित्व दर्शाने वाले जनसंख्या का एक सैंपल लेंगे। उस सैंपल से मतलब उतने लोगों को, उस क्राइटेरिया में जो लोग आ रहे हैं उनसे डाटा कलेक्ट करेंगे और हमारा रिसर्च वर्क पूरा करेंगे, ताकि हमारी न्यूनतम कम से कम त्रुटि हो, सुविधाजनक रूप से हम हमारा अनुसंधान कर सके, सरल रूप से कर सके, है ना, और मतलब विश्वसनीय डाटा हम प्राप्त कर सके। चलिए, तो जनसंख्या की समस्त इकाइयों में से अध्ययन हेतु कुछ इकाइयां एक निश्चित विधि द्वारा चुन लिया जाता है। उन संकलित इकाइयों के समूह को न्यायाधीश और प्रतिदर्श और नमूना भी कहते हैं। नमूने के आकार में 7 वृद्धि होने से नमूना लेने में गलती हो सकती है ना। तो मतलब अगर ज्यादा से ज्यादा होगा तो गलतियां हो सकती है, इसलिए हम लिमिटेड एक क्षेत्र से मतलब लिमिटेड लेंगे जाकि ताकि हम उसका व्यवस्थित परीक्षण कर सकें। जो सैंपल है, सैंपल दो प्रकार के
दो भागों में बांटा गया है, एक संभाव्यता प्रतिदर्श मतलब प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, और जो दूसरा है नॉन प्रोबेबिलिटी से संबंधित है, जिसकी हम विस्तृत डिटेल में एक्सप्लेनेशन कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।